तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बोर्ड एग्जाम सीरीज क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो, जो कि है इंटीग्रल्स का। इंटीग्रल्स में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पर कुछ PYQs भी लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं वो भी हम यहाँ पर लेंगे। इंटीग्रल जो चैप्टर है ना, ये पूरा एक थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। मैं यहाँ पर इसको कंसाइज करने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि हम सब चीजें कवर भी कर लें और ये भी डिस्कस कर लें कि हम कौन सा मेथड कहाँ लगा पाएंगे। एक ब्रॉड आइडिया तुम्हारे पास इंटीग्रल्स का पहले से होना चाहिए। वैसे भी देखो कुछ दिन बाद ही एग्जाम है तो तुम्हारे पास होगा भी, अगर नहीं है तो सबसे पहले इंटीग्रल्स की मेरे डिटेल्ड वीडियोज जो है वो चेकआउट कर लो। डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट दे रखी है इंटीग्रल्स की, पहले डिटेल वीडियो देखो, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो ये जो इंटीग्रल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, हमारे पास देखो ब्रॉडली अगर इंटीग्रल्स के जितने भी क्वेश्चंस है ना, तुम देखोगे तो तुम्हारे पास तीन मेथड्स हैं। एक है हमारा पास सब्स्टिट्यूशन, दूसरा बाय पार्ट्स, तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन है और बाय पार्ट्स हैं वो जनरली इजीली पहचान में आ जाते हैं कि भाई जो पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास या तो पॉलिनोमियल्स होते हैं या पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी पॉलिनोमियल्स के लीनियर या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बनते हैं। मतलब जहां पर भी तुम्हारे पास न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में x-1, x+1, x-1 होल स्क्वायर टाइप ऑफ टर्म्स हो, वहां हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। बाय पार्ट्स तो एक तरह का प्रोडक्ट रूल जैसा है, u इंटू वी। जब दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं तो वहां बाय पार्ट्स लग जाता है। तो ये दोनों पहचानने आसान होते हैं। और तीसरा बचता है सब्स्टिट्यूशन। तो हम हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा मेथड लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का मैंने ले लिया। भाई देखो डेफिनेट इंटीग्रल्स में ज्यादा तो क्वेश्चन आते नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि इंटीग्रल्स की तुम्हारी बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं है। तो एक दो नंबर का डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्वेश्चन बन जाएगा। प्रॉपर्टीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में इनडेफिनेट वाला ही काम है, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी होती है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को अगर देखूं तो इस क्वेश्चन में मैं ऑब्वियसली पार्शियल फ्रैक्शन तो लगा नहीं सकता। डिनोमिनेटर में मेरे पास फैक्टर्स तो है नहीं x के, सिर्फ एक ही फैक्टर है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा बाय पार्ट्स भी यहाँ नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? कि भाई यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म नहीं बनी हुई। लेकिन अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास एक फंक्शन हो या फंक्शन का कोई पार्ट हो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो जैसे 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, जो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी है, तो मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहिए। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स को t ले लेता हूँ, क्योंकि इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 0 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू dt/dx। तो मेरे पास ऑलरेडी 1/x है। मैं हाफ को अगर बाहर रख दूं तो 1 से e, ये मेरे पास बचता है 1 प्लस लॉग x/x dx। अब यहां पर देखा जाए तो ये 1 प्लस लॉग एक्स को तो t ले लिया हमने, और 1/x dx ये मेरा dt में चला गया, तो t dt बच गया। अब नॉर्मली जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन में हमारी जो इंटरवल है ना डेफिनेट इंटीग्रल्स में, वो इंटरवल भी हमें चेंज करनी होती है। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। ये इंटरवल है x की, तो तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है जिसको तुमने t माना है, इसमें तुम x की वैल्यू रखो पहले 1 और फिर x की वैल्यू रखो e। x की वैल्यू पहले 1 रखनी है फिर e रखनी है। तो जैसे ही मैं x में 1 रखता हूं तो log 1 कितना होता है? log 1 होता है 0, तो t निकल के आता है 1 प्लस 0 यानी कि 1। और जैसे मैं x में e रखता हूं तो log ऑफ e कितना होता है? log ऑफ e इज 1, तो 1 प्लस 1 t निकल के आ जाता है 2। तो मेरी जो इंटरवल होगी t के लिए 1 से e से चेंज होकर 1 से 2 हो जाएगी। ये 1 से 2 हो गई। अब हाफ t²/2 इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 से 2 के इंटरवल में, और अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया मेरे पास हाफ t²। तो t की जगह पहले क्या रखना है? हमें 2 रखना है। 2² माइनस 1²/2 तो है ही, तो इट कम्स आउट एज हाफ इंटू 4 - 1 3/2 3/4 मेरा आंसर निकल के आता है। हाँ, अगर ये डेफिनेट नहीं होता तो मैं t²/2 में t की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स पुट करके आंसर निकाल लेता।
ठीक है, शुरू के एक दो क्वेश्चन थोड़े से हम इजी रखेंगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे लेवल बढ़ेगा हमारा। अब ये क्वेश्चन देखो, अगेन डिनोमिनेटर में मेरे पास फैक्टर्स नहीं हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और खास बात है। देखो, जब भी तुम्हारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स हो और न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, तो तुम्हें सबसे पहले उस डिग्री को रिड्यूस करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 3 और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1। तो तुम्हें पहला काम ये करना है कि उस डिग्री को तुम्हें रिड्यूस करना है। और वो डिग्री कैसे रिड्यूस करोगे तुम? डिग्री रिड्यूस करने के लिए मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में फैक्टर्स बनाऊंगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, चार टर्म्स है ना, दो दो के सेट में कॉमन लेकर फैक्टर्स बना लेंगे। क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर, क्या बचा? एक्स माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। नाउ टेकिंग एक्स माइनस 1 कॉमन इन द न्यूमरेटर, we get x square plus 1 as other factor, और ये x minus 1 कट गया, बचा हुआ पार्ट है इसका इंटीग्रेशन कर लो, x क्यूब अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ये मेरा आंसर निकल के आता है। तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना है किसका? मॉड्यूलस ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो, मॉड्यूलस ऑफ x का इंटीग्रेशन हम वैसे दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो होता है हमारे पास बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन किया जाए, दूसरा हम इसको इंटरवल में बाइफरकेट करके इसका इंटीग्रेशन करें। ठीक है, वैसे हम बाय पार्ट्स कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स और लॉग ऑफ एक्स, ये तुम्हारे दो फंक्शन ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली 1 इंटू करके बाय पार्ट्स लगाते हैं। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास लॉग ऑफ एक्स होगा तो मैं 1 इंटू लॉग एक्स मानकर उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा। मॉड्यूलस ऑफ एक्स में भी यही करेंगे कि हम इसको 1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स बाय पार्ट्स करेंगे। अब इसमें यूवी किसको मानना चाहिए? वैसे तो देखो आइलेट रूल होता है, आइलेट रूल के हिसाब से हम इनवर्स फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑर्डर वाइज डिसाइड करते हैं। मॉड्यूलस तो वहाँ कहीं होता ही नहीं है। कभी भी जब हम बात करते हैं ना बाय पार्ट्स की, तो बाय पार्ट्स में यू हमेशा उस फंक्शन को माना जाता है जिसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं पर इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं ना डायरेक्टली, उसको हम यू मान रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 को तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मॉड्यूलस ऑफ एक्स को यू मानेंगे। तो हम इसको मानेंगे यू और इसे मानेंगे वी। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू वी बाय पार्ट्स ये होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और जो प्रोडक्ट आता है इस पूरे का इंटीग्रेशन। नाउ अब इसके हिसाब से मैं मॉड्यूलस ऑफ x को बाहर रखूंगा, इंटीग्रेशन किसका करूंगा? मैं इंटीग्रेशन करूंगा 1 का। ये हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x का इंटीग्रेशन चल रहा है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहां देखें, ये आता है x मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है, x इंटू मॉड्यूलस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x इज x अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x। ध्यान रख लेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x का डिफरेंशिएशन x अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x है, इनटू 1 का इंटीग्रेशन x। नाउ इसको अगर मैं देखूं तो x इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x आ रहा है। नाउ देखो, एक्स स्क्वायर इज एज गुड एज मॉड्यूलस ऑफ x का स्क्वायर, इजंट इट? भाई एक्स स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड्यूलस ऑफ x भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर और मॉड्यूलस ऑफ x का स्क्वायर सेम होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे ट्रीट करूं तो एक मॉड्यूलस ऑफ x कट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x बच जाएगा, विच इज सेम एज माय LHS, जिसका इंटीग्रेशन चल रहा है वही चीज वापस आ गई। तो अब इसका फर्दर इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये तो वही वापस रिपीट हो गया। तो तुम्हें क्या करना है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। अच्छा, ये यहां पर आकर प्लस होगा, तो अगर ये i है तो इसमें एक i और आकर ऐड हो जाएगा, तो i प्लस i कितना हुआ? ट्वाइस ऑफ i, मतलब ये हो जाएगा डबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x
इज इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या निकल के आया, हाफ ऑफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हाफ एक्स मॉड एक्स है। अब यही एक एमसीक्यू भी है एमएल अग्रवाल में, जिसमें तुम्हें क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स डीएक्स इज, यहाँ पर हाफ की जगह के लिखा हुआ है और तुम्हें बोला है कि भाई के निकालो, तो के कितना निकल रहा है, के हाफ निकल के आ रहा है। तो हम इसको बाय पार्ट्स कर सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द वेज इन विच मॉड्यूलस ऑफ एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड। बस ध्यान रखने वाली चीज है कि डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स को एक्स अपॉन मॉड्यूलस एक्स लिखना है, साथ ही एक्स स्क्वायर को मॉड्यूलस ऑफ एक्स के स्क्वायर मान सकते हो और अकॉर्डिंगली वी गेट द आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है हमारे पास 5 रेज टू पावर 2 log x टू द बेस 5। नाउ यहाँ पर हम आगे चलने से पहले, इसको इंटीग्रेट करने से पहले 11th क्लास का लॉगरिथम का एक रूल ध्यान करते हैं, रिकैप करते हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा था a रेज टू पावर log ऑफ x टू द बेस a इज x। a रेज टू पावर log ऑफ x टू द बेस a इज x, मतलब a की पावर log x हो लेकिन उसका बेस भी अगर a हो तो सॉल्व करके x आता है। ये लॉगरिथम का रूल है, हमने क्लास ईयर पढ़ रखा है। इसी तरह अगर मेरे पास 5 रेज टू पावर log ऑफ x टू द बेस 5 है तो ये क्या आएगा, x आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे पास log x नहीं है, 2 log x है, तो पहले मैं इस 2 log x को क्या लिखूंगा, इस 2 log x को मैं लिखूंगा log x स्क्वायर। तो ये जो 2 log x है इसको लिखा जाएगा 5 रेज टू पावर log ऑफ x स्क्वायर। तुम्हें पता है ना कि b log a को हम log ऑफ a की पावर b लिख सकते हैं, तो ये 2 जाके पावर में चला जाएगा तो log x स्क्वायर हो जाएगा बेस 5। नाउ log ऑफ 5 रेज पर log x टू द 5 x होता है, तो 5 रेज पर log x स्क्वायर टू द बेस 5 क्या होगा, x स्क्वायर। मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर आता है, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन है x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये शुरुआत के क्वेश्चन मैं छोटे वाले ले रहा हूँ एमसीक्यूज टाइप के, तो ये एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि तुम्हें ध्यान रखना है। तो जब भी तुम्हें ये दोनों सेम दिखे ना, या फिर बेस में एक्सप्रेशन है और पावर में log है, तो पावर में जो log है ना उसका बेस वही बनाने की कोशिश करो जो इसमें बेस एक्चुअल बेस है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलो इसका। अब अगर मैं बात करूं कि जब हम कैलकुलस करते हैं तो देखो कैलकुलस में log ऑफ x जब लिखा जाता है तो उसका बेस क्या होता है, log ऑफ x लिखते हैं तो उसका बेस e माना जाता है। तो अगर तुम्हारे पास e रेज टू पावर अगर कभी भी log ऑफ x लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब बेस e है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको x ही लिखा जाएगा। तो e रेज टू पावर log ऑफ x होता है क्योंकि इसका बेस e ही माना जाता है सेम प्रॉपर्टी के हिसाब से। a रेज पर log ऑफ x टू द बेस a इज x। तो यहाँ पर e रेज पर log ऑफ x है, कुछ बेस नहीं दे रखा तो अंडरस्टूड है कि बेस इज e। और अगर e रेज टू पावर 5 log x है तो 5 log x को क्या लिखोगे, log ऑफ x की पावर 5, यानी कि ये क्या बनेगा, x की पावर 5 बनेगा। तो इस हिसाब से e रेज टू पावर 5 log x क्या बना, x की पावर 5 माइनस e रेज पावर 4 log x, तो x की पावर 4 बन जाएगा। और इसी तरह नीचे भी x क्यूब और x स्क्वायर बन जाएगा। अब तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, भाई फैक्टर तो कॉमन करते हुए दिख ही रहे हैं, तो ऊपर क्या कॉमन है, x की पावर 4 x माइनस 1 बचा, नीचे x स्क्वायर x के माइनस 1 बचा। तो भाई कैंसिल आउट करके तुम्हारे पास बच गया सिर्फ x स्क्वायर, फिर से आंसर वही निकला है x क्यूब अपॉन 3। तो हमारा आंसर इसमें भी x क्यूब अपॉन 3 ही आया है। अब बाई चांस आया है, ये मत मान के चलना कि हर बार x क्यूब अपॉन 3 ही चलता रहेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है x क्यूब अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे हैं, पॉलिनोमियल की फॉर्म में। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है ना, तो तुम्हें सबसे पहले न्यूमरेटर की डिग्री देखनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर देखनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की डिग्री कभी भी डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है तो उस केस में पहला काम ये होता है कि रिड्यूस द डिग्री। जैसे x क्यूब अपॉन x प्लस 2 है तो x की पावर क्या है, ऊपर 3 और नीचे है 1, तो इसका मतलब तुम्हें पहले न्यूमरेटर में डिग्री रिड्यूस करनी होगी।
ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है ही, और दूसरा बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं दोनों से इसको बताता हूँ कि किस तरह से किया जा सकता है। अलग अलग क्वेश्चंस में हम डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज सूटेबल फॉर यू। कैसे कि भाई देखो, पहला तरीका ये है कि मैं x+2 को t मान लूँ। अब तुम बोलोगे x+2 को t क्यों मान रहे हैं, तो भाई देखो, अगर मैं x+2 को t मानता हूँ तो dx विल चेंज इनटू dt। अब यहाँ पर अगर मैंने x+2 को t लिया है तो ये हो जाएगा t और ये dt हो जाएगा। अब ऊपर बचता है मेरे पास x³ जिसे मैं लिख सकता हूँ t-2 का होल क्यूब। कैसे? x+2 क्योंकि t है तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, t-2। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि न्यूमरेटर में हम जब फैक्टर मतलब एक्सपैंड करेंगे ना, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। पहले मैं इसको स्प्लिट नहीं कर सकता था x³ अपॉन x+2 को, तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो प्लस माइनस का साइन है न्यूमरेटर में लाकर क्रिएट कर दिया। तो अब अगर मैं इसको a माइनस बी होल क्यूब से खोलूं तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b। अब 3a² मतलब 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू 2 6t² प्लस 3ab²। तो 3ab² मतलब 3 इंटू 4 12t अपॉन टी आ जाता है। अब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये आता है t³ अपॉन t² माइनस 8 अपॉन t माइनस 6t² अपॉन t 6t प्लस 12t अपॉन t 12। ये सिंपल मेरे पास फंक्शन बन के आता है। इसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ t³ अपॉन 3 माइनस 8 log t, ध्यान रखना 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, माइनस 6 t² अपॉन 2 जो कि 3t² हो जाएगा प्लस 12t रहेगा। ध्यान रखेंगे x मत लिख देना, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब अगर मैं वापस से t की वैल्यू डालूं तो t किसको माना है, x+2 को, तो जहां जहां t है वहां पर अब x+2 लगा लो और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है सब्स्टिट्यूशन करना ही था तुम्हारे को, तुम इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते थे। अब तुम कहोगे बिना सब्स्टिट्यूशन के कैसे हो रहा है, तो वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे मैं t की जगह x+2 रखूंगा ना, तो ये 12 इंटू x+2 है, इसको मैं सिर्फ 12x लिख के c लिख दूंगा। रीज़न भी कि ये जो 24 है ना वो c के साथ मर्ज हो जाएगा, क्योंकि दो दो कॉन्स्टेंट्स हमारे आंसर में नहीं होंगे, तो अगर c के अलावा कोई और भी कॉन्स्टेंट है ना तो वो मर्ज कर दो c के अंदर। ऐसा हम यहाँ पर एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, पर ये बहुत ईजिली हो रहा है तो पहले इसको कर लो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इन केस अगर तुम सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको न्यूमरेटर में एज अ फैक्टर या फिर एज अ होल बनाने की कोशिश करनी है। कैसे कि भाई ऊपर है तुम्हारे पास x³, नीचे है x+2, तो ये जो x+2 है ना ये तुम्हें न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करनी है। अब तुम कहोगे ये कैसे बन रहा है, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं x³ के आगे +8 माइनस 8 लगा दूं तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ऊपर हमारे पास a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी बन जाएंगी, और a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी में a प्लस b एज अ फैक्टर आता है। मतलब x³ प्लस 2³ में x+2 फैक्टर बन जाएगा। तो x³ प्लस 8 को मैं क्या लिखूंगा, x³ प्लस 2³ x+2 इंटू x² माइनस 2x प्लस 4। a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² माइनस 8 अपॉन x+2 अपॉन x+2। तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन बन के आ गया। ये कैंसिल। अब x² माइनस 2x प्लस 4 का इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो x³ अपॉन 3 माइनस 2x का इंटीग्रेशन x² प्लस 4x माइनस 8 log x+2। ये मेरा आंसर होगा। अब आंसर में जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास होल जो क्यूब है ना वो एक्सपैंडेड नहीं है। तुम अगर ये पूरा क्यूब एक्सपैंड करोगे, x+2 होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे और इनके कॉन्स्टेंट्स भी सेम ही ले जाओगे, तो तुम्हारा आंसर सेम यही आएगा जो यहाँ पर आ रहा है। हाँ, ये मेथड थोड़ा ईजी रहता है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बनाना हमेशा आसान होता है। मैं यही प्रेफर करता हूँ, पर अगर ये हमेशा स्ट्राइक करेगा ये ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं करता तो एक तरीका तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूशन का भी है। वैसे तो इसके अलावा एक और तरीका भी होता है,
वो होता है कि तुम एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू को लॉन्ग डिवीजन से सिंप्लीफाई करो, वो लेकिन लेंदी होता है तो मैं वो थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। अच्छा अब देखो 3x प्लस वन रूट 2x प्लस थ्री का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, अगेन यू हैव टू अल्टरनेटिव्स, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ देखो हमारे पास ब्रॉडली मैंने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन ही मेथड है लगाने के लिए मेनली, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर तीनों नहीं लगते वो मतलब सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंप्लीफाई करके सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स दोनों का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास लीनियर या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होने चाहिए, या तो डिनोमिनेटर ही नहीं है। दूसरा बाय पार्ट्स के लिए तुम्हारे पास जो फंक्शन है उसमें u और v की फॉर्म होनी चाहिए, जहां पर u और v जनरली डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों रूट के अंदर या रूट के बाहर, ये अंदर जो है ना वो रूट के अंदर वो पॉलिनोमियल है, बाहर में पॉलिनोमियल, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं फंक्शन में, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन अलग अलग होते हैं, बट स्टिल हम देखा जाए तो रूट के अंदर भी पॉलिनोमियल है, बाहर भी है, तो इसमें यू भी नहीं लगाना चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चन में फिर वही तरीका अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया, मतलब या तो रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वही बना लो, या फिर दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा इजी रहेगा, हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए। अच्छा अब अगर ये रूट 2x प्लस थ्री मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन होता तब भी हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज करते। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2x प्लस थ्री है, इस 2x प्लस थ्री को हम मान लेते हैं t। अब 2x प्लस थ्री को मानेंगे t, तो डिफ्रेंशिएट करके 2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स आता है। तो मैं यहाँ पर रूट 2x प्लस थ्री को लिखूंगा रूट टी, और dx की जगह पर हाफ ऑफ dt। ये बचा क्या, 3x प्लस वन। अब क्योंकि मेरे पास dt आ चुका है, मतलब मेरा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो मेरा सारा फंक्शन t की टर्म्स में होना चाहिए, x मुझे नहीं छोड़ना है। तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी होगी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो 2x प्लस थ्री अगर t है तो यहाँ से x क्या निकल के आ रहा है, t माइनस थ्री अपॉन टू। तो मैं ये पुट करने वाला हूँ कि 3 इंटू टी माइनस थ्री अपॉन टू प्लस वन। ये आई एम गोइंग टू पुट इट लाइक दिस। अब ये बनता है मेरे पास हाफ 3t माइनस नाइन अपॉन टू प्लस वन इंटू रूट टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करने से पहले मल्टीप्लाई कर लेना, चाहो तो एलसीएम लेके 2 बाहर कर दो, पहले 1/4 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3t माइनस सेवन रूट टी। कैसे, तो भाई 3t माइनस टू प्लस माइनस नाइन प्लस टू, एलसीएम लिया ना, इन दोनों का एलसीएम लिया तो माइनस नाइन प्लस टू माइनस सेवन हो गया। अब ये हो गया मेरे पास 1/4 3 t इंटू रूट टी जिसको मैं t की पावर 3/2 लिखूंगा, माइनस 7 रूट टी 7 इंटू टी की पावर हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो ये इंटीग्रेशन होगा 1/4 3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस वन 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 7 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और t की जगह पर जहाँ जहाँ t है हर t की जगह पर 2x प्लस थ्री लिख लो और तुम्हारा आंसर बन के आ जाएगा। तो जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें मतलब दो पॉलिनोमियल है, एक रूट के अंदर एक रूट के बाहर है, तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ना, जैसे यहाँ 2x प्लस थ्री है, इसको t मान लो, तो दैट विल बी सॉल्व इजीली। ऐसा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में 2 मार्क में दोनों में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये डेफिनेट का है, लेकिन करना तो ऑब्वियसली इंडेफिनेट की तरह ही है, और लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। देखो डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे पास प्रॉपर्टीज जो है ना वो तो इस साल कट गई हैं, बचे हैं सिंपल इंडेफिनेट इंटीग्रल्स वाले क्वेश्चन ही। तो अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आता है तो तुम डेफिनेट भी बहुत ईजिली कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अब ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अलग भी है थोड़ा सा। इसमें देखो पहली चीज पार्शियल फ्रैक्शन रूल्ड आउट, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स फैक्टर्स होने चाहिए, वो भी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में, मतलब x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए, वो यहाँ पर दिख नहीं रहे। पार्शियल फ्रैक्शन रूल्ड आउट, यू भी जैसे फॉर्म बनी नहीं हुई है, बाय पार्ट्स रूल्ड आउट,
सब्स्टिट्यूशन राइट नाउ स्टिल रूल्ड आउट। वाई रूल्ड आउट? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए मेरे को टी मानना पड़ेगा और उसका डेरिवेटिव मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं नॉर्मली, हम लोग ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली हम लोग डिनोमिनेटर को टी मानते हैं। तो अगर मैं e की पावर 2x प्लस 1 को t लूँ तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ e की पावर 2x इंटू 2 आता है। ये -1 एक्स्ट्रा जो है ना, ये प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैं इसमें डायरेक्टली t नहीं मानूंगा। ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं जिसमें e की कुछ भी पावर है ना, 2x 3x 5x प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में सेम वही टर्म प्लस 1 माइनस 1 में डिफरेंट साइन के साथ प्रेजेंट हो, ऐसे सभी क्वेश्चन में तुम्हें एक छोटा सा काम करना है कि जो भी मतलब फॉर्म पहचान लो, इसको याद रखो इस तरह फॉर्म में, जो भी e की पावर है उसकी हाफ पावर से तुम्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो भी e की पावर है उसकी हाफ पावर से तुम्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे? अब e की पावर क्या है यहाँ पर 2x, तो e की पावर 2x है तो हाफ पावर कितनी हुई e की पावर x, तो तुम्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को e रेज़ टू पावर x से डिवाइड कर देना है। तो मैं जब e की पावर 2x को e रेज़ टू पावर x से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है e की पावर x माइनस 1 को जब मैं e की पावर x से डिवाइड करता हूं तो 1 अपॉन e की पावर x को लिखा जा सकता है e की पावर माइनस x। और इसी तरह डिनोमिनेटर में जब मैं e की पावर x से डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है। और तुम देखोगे जैसे ही ये एक्सप्रेशन बनता है मुझे डेरिवेटिव मिल जाता है। ध्यान दो, इसको अगर मैं t मानूं तो इसका डेरिवेटिव कहाँ है? ये इसका डेरिवेटिव है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर माइनस x इंटू -1 होता है बाय चेन रूल। तो अगर मैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मानूं तो इसको डिफरेंशिएट करने पर e की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करने पर e की पावर माइनस x इंटू -1 भी आएगा। तो -1 इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? dt लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने dt और इसकी जगह पर t, तो ये आ गया t। तो ये आ गया हमारे पास 0 से लेकर इंटरवल चेंज करनी होगी अब हमें, ये आ गया 1/t dt। अब यहाँ पर तुम्हें इंटरवल चेंज करनी होगी। जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, इंटरवल चेंज करते हैं, तो इंटरवल कैसे चेंज करनी है? देखो, ये तुमने t माना है, इसको हटा दो एक बार के लिए, इसको t माना है। पहले x की वैल्यू क्या है? 0, तो x की वैल्यू 0 डालो। e की पावर 0 प्लस 1 e की पावर 0 t, तो कितना हुआ? 1 प्लस 1 यानी कि t हो गया 2। तो जब 0 पुट करते हैं तो ये आता है 2, तो 0 की जगह तो 2 आ गया t। फिर हम दूसरा पुट करते हैं यहाँ पर 1, तो e की पावर 1 प्लस 1 e की पावर 1 इज इक्वल्स टू t। तो e इंटू ई, ए स्क्वायर प्लस 1 e, ये हो गया t। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया कि भाई e स्क्वायर प्लस 1 e, ये मेरी अपर लिमिट हो गई। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t इंटरवल 2 से लेकर e स्क्वायर प्लस 1 e। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम लिखेंगे log ऑफ e स्क्वायर प्लस 1/e माइनस log 2। ठीक है, अब इसको भी मैं लिख सकता हूं log e स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, -2 है तो अपॉन 2 है, log a माइनस log b log a अपॉन b। और ये जो है ना log e, इसको मैं लिख देता हूं आगे। अब log e कितना होता है? या तो तुम इसको ऐसे ही छोड़ दो भाई कि सब कुछ ऐसे ही लाकर छोड़ दो, लीव इट लाइक दिस ओनली। दूसरा तरीका है कि तुम ये log e यहाँ लिख दो, ये log e लिख दिया हमने यहाँ पर। log e की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो log e स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। तो यू कैन लीव इट एट दिस पॉइंट 2e करके, या फिर यहाँ लाकर भी छोड़ सकते हो, दोनों ठीक है। यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना जब भी इस तरह के फॉर्म हो, आधी पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 की पावर है 5 की पावर x, 5 की पावर 5 की पावर x एंड देन 5 की पावर x।
ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्लियरली सब्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि इसमें तीनों फंक्शंस ए रेस्ट पावर एक्स के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। अब तीनों फंक्शंस अगर ए रेस्ट पावर एक्स हैं, तो ए रेस्ट पावर एक्स के डेरिवेटिव में ए रेस्ट पावर एक्स तो आता ही आता है कम से कम, बाकी तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हमें इसको t मानकर सॉल्व करना है। अब t किसको माने, तो हमारे पास तीन पार्ट्स हैं u v w, किसको t माने, तो किसी को भी t मान सकते हो, ट्राई कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय ऑल थ्री वेज कि भाई किसी को भी t मान लिया। पर इजी रहता है अगर हम सेंटर वाली टर्म को t मान लेते हैं। तो अगर मैं इस सेंटर वाली टर्म को t मान लूँ तो थोड़ा सा इजी होगा। मैं इसको t मानता हूँ 5, लेट 5 रेस्ट पावर x इज इक्वल्स टू t, इसको t मान लिया। इसको राइट साइड में करते हैं ये। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 5 की पावर x को डिफरेंशिएट या तो चेन रूल से करो या फिर इसको लॉग ले लो। तो मैं अगर लॉग ले लूँ तो ये बन जाता है 5 की पावर x log 5 इज इक्वल्स टू log t। भाई log ऑफ a रेस्ट पावर b को b log a लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है। अब मैं डिफरेंशिएट करूं, तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देखो log 5 तो कांस्टेंट है, 5 रेस्ट पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 रेस्ट पावर x log 5। a रेस्ट पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेस्ट पावर x log a, तो 5 रेस्ट पावर x का 5 रेस्ट पावर x log 5 इज इक्वल्स टू log t का 1 अपॉन t dt बाय dx। अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करूं, तो मेरे पास 5 रेस्ट पावर x dx तो है ही, तो मैं 5 रेस्ट पावर x dx को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन t log 5 का होल स्क्वायर dt। तो ये जो 5 रेस्ट पावर x dx है, इसको यहाँ रखा हुआ है, बाकी log 5 का होल स्क्वायर 1 अपॉन t के साथ चला गया। तो अब यहाँ पर ये मैं लिखूंगा 5 रेस्ट पावर t, 5 रेस्ट पावर, ये तो t है ना, इसको t माना हुआ है, इनटू इसकी जगह पर t इंटू 5 रेस्ट पावर x dx की जगह पर 1 अपॉन t इंटू log 5 का होल स्क्वायर dt। एंड नाउ t से t कैंसिल होता है, 1 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेते हैं, 5 रेस्ट पावर t बचता है सिर्फ। और तुम्हें पता है a रेस्ट पावर x का इंटीग्रेशन होता है a रेस्ट पावर x अपॉन log a। डिफरेंशिएशन में log a मल्टीप्लाई में आएगा, इंटीग्रेशन में वो डिवीजन में आएगा। तो ये आएगा 1 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट पावर t का इंटीग्रेशन 5 रेस्ट पावर t अपॉन log 5 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 रेस्ट पावर 5 रेस्ट पावर 5 रेस्ट पावर x अपॉन log 5 का होल क्यूब। ये मेरा आंसर बनकर आता है। तो दिस इज माय आंसर। तो ये थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान रखना 2 मार्क्स में क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नाउ देखो क्या बात हुई अभी हमारी, कि किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, पार्शियल, बाय पार्ट्स और तीसरा सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अगर मैं पार्शियल को देखूं ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होने चाहिए जो कि ऑलरेडी हैं, और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनने पॉसिबल होने चाहिए, या तो बने हुए हों या बनाए जा सकते हो। तो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके फैक्टर्स हम बना सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन। तो मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के फैक्टर बनाता हूँ। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, थर्ड और फोर्थ में माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो मेरे फैक्टर्स निकलते हैं एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखेंगे हम, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये बन के आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये मेरे फैक्टर्स बनकर आ गए। तो जैसे ही मेरे फैक्टर्स बनकर आ गए, मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया है। तो मैं इसको लिखूंगा 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करूंगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस
b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हो तो उसको हम दो पार्ट्स में लिखते हैं। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर है तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करके लिखना होगा हमें। अब हमेशा की तरह जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड का, तो डिनोमिनेटर कट जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। यहां मेरे पास बचेगा a एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ध्यान रखें एलसीएम क्या आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आ गया, प्लस b इंटू एक्स प्लस वन प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो कट गया, ये मेरे पास एक्सप्रेशन बच गया। अब मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो पहले मुझे a, b और c निकालना पड़ेगा। a, b, c निकालने के लिए आसान तरीका क्या होता है कि हम x की वैल्यूज दोनों तरफ पुट करते हैं, सेम वैल्यूज, और वैल्यूज हम वही पुट करते हैं जिससे कम से कम एक फैक्टर तो तुम्हारा जीरो हो जाए। जैसे इसमें x माइनस वन है, x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो 1 पर ये जीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 1। x की वैल्यू 1 रखते ही ये होगा 3 इंटू वन प्लस 5, 8 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये हो गया मेरे पास b इंटू टू बाई 1 प्लस 1, और वो भी 0 हो गया। तो b निकल के आया है मेरा 8 अपॉन 2 यानी कि 4। तो b मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब मैं दूसरी x की वैल्यू पुट करता हूँ -1, क्योंकि मेरे पास x प्लस वन एज अ फैक्टर है। राइट हैंड साइड पे जो भी फैक्टर्स है उनके हिसाब से x की वैल्यू रखोगे तो क्वेश्चन ईजी रहता है। तो x की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये हो गया -3 प्लस 5 यानी कि 2 इज इक्वल्स टू, अगेन दिस इज 0 क्योंकि -1 रखने से ये 0 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0। c में रखते हैं तो c में -1 -2 का होल स्क्वायर 4, तो c निकल के आता है 2 अपॉन 4 यानी कि हाफ। अब बचा मेरे पास सिर्फ a। अब x की अभी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो उसको 0 बना सके, तो मैं अब क्योंकि मेरे पास और चॉइसेस नहीं है तो मैं आर्बिट्री x की कोई भी वैल्यू अपने मन से रख सकता हूँ 1 और -1 के अलावा। मैंने 0 रख लिया, तुम चाहो तो 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो। जैसे ही मैंने 0 रखी, 3 इंटू 0 प्लस 5, 5 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो a इंटू -1 प्लस b इंटू 0 प्लस 1, b प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर c। नाउ b और c की वैल्यू ऑलरेडी नोन है तो ये पुट कर लेते हैं। 5 इज इक्वल्स टू -a प्लस 4 प्लस हाफ, तो a निकल के आएगा माइनस का हाफ, 4 प्लस हाफ -5, तो a निकल के आ रहा है माइनस हाफ। तो a, b और c तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैंने 3x प्लस 5 अपॉन दिस, इसको मैंने इस तरह से लिखा था, तो मैं फर्दर जब इसको सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1, तो a क्या है माइनस हाफ, तो मैं लिखूंगा माइनस हाफ अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस आगे क्या था b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो b क्या है 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस c, एक मिनट, ये dx, c अपॉन एक्स प्लस 1, तो c क्या निकला है हाफ, तो c हो गया हाफ अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट कर लो उसको। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का मेन पर्पज ही ये होता है कि हमारे पास जो फैक्टर्स है ना उनको स्प्लिट कर ब्रेक डाउन करते हैं कि सबको अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दिया तो अब इनका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो माइनस हाफ अपॉन एक्स माइनस 1, तो माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस 1, 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको एक्स माइनस 1 की पावर -2 लिखना पड़ेगा, फिर x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लगाएंगे तो ये आएगा -4 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 आएगा। तो इस हिसाब से मैंने साइन भी चेंज किया है और x माइनस 1 बच गया है, और ये हो जाएगा हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस सी। नाउ फर्स्ट और थर्ड दोनों में हाफ कॉमन है, हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो log a माइनस log b को log a अपॉन b लिख सकते हैं।
-4/x-1 प्लस सी, ये मेरा आंसर निकल के आता है। सो दिस इज माय आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पार्शियल फ्रैक्शन क्लियरली दिख रहा था, इसलिए हमने इसमें डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया। बस ये ध्यान रखने वाली चीज है कि x-1 होल स्क्वायर है तो उसको a/x-1 b/x-1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्यूब होता तो मैं 3 पार्ट्स में लिखता, a/x-1 b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x-1 का होल क्यूब करके इस तरह से लिखा जाता। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ ना, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन है। बच्चों को थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन अगर तुम 2-3 छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तो ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। जैसे सपोज यही क्वेश्चन है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में जब तुम्हारे पास होल फ्रैक्शनल पावर में या होल पावर में अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है ना, तो नॉर्मली उस होल पावर के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको टी माना जा सकता है। कैसे कि भाई यहां पर तुम देखो, जैसे ये पूरा हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो यहां पर ये देखो इसकी पावर ये है हमारे पास 1/5 की पावर है। अब इस 1/5 पावर होल पावर के अंदर ये एक्सप्रेशन है, इसको तुम टी मान सकते हो। कैसे, क्यों मान सकते हो टी? क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है ना उसमें x की पावर 1/3 आएगा जो हमारे पास ऑलरेडी बाहर है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार तुम्हें टी मानना ही मानना है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं है। अगर डेरिवेटिव अवेलेबल है तो ही ऑब्वियस सी बात है हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो यहां पर आसान तरीका क्या है सबसे, कि हम ये जो 2 - 3x की होल पावर 4/3 है, इसको t मान लेते हैं। इसको t इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो x की पावर 4/3 -1 जब करेंगे तो वो 1/3 आएगा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो क्योंकि मेरे पास इसका डेरिवेटिव है इसलिए मैं इसको t मान रहा हूं। तो 2 का डेरिवेटिव तो 0, -3 इंटू एक्स की पावर 4/3 का डेरिवेटिव 4/3 x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू dt/dx। अब यहाँ पर अगर हम देखें, मेरे पास है x की पावर 1/3 dx, तो x की पावर 1/3 dx को मैं लिख सकता हूँ -1/4 dt। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, t की पावर 1/5 और x की पावर 1/3 dx की जगह पर -1/4 dt। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, t की पावर 1/5 + 1 अपॉन 1/5 + 1 -1/4 तो है ही, और t की वैल्यू फिर हम एलसीएम सिंप्लीफाई करके फिर t की वैल्यू पुट कर लेंगे और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको t माना। अभी कैसे डिटरमाइन हुआ कि t माना जा सकता है? जब तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन हो ना जिसमें तुम्हारे पास फ्रैक्शनल पावर या होल पावर कुछ हो, जैसे पावर 1/5, दिस इज फ्रैक्शनल पावर, तो इसके अंदर अगर तुम्हारे पास कोई एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसको t माना जा सकता है। माना जाएगा ये जरूरी नहीं है। जैसे अगला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, ये भी कुछ इसी तरह का है। अब फ्रैक्शनल पावर है 3/4 और अंदर है x4 + 1, तो क्या मैं x4 + 1 को t ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता हूं, क्योंकि x4 + 1 को t तभी माना जाएगा जब उसका डेरिवेटिव x3, डेरिवेटिव में x3 आएगा ना, 4x3 इसका डेरिवेटिव है, तो x3 इसका डेरिवेटिव में है, वो हमारे पास होना चाहिए। और इस फंक्शन में हमारे पास x3 dx के साथ नहीं है न्यूमरेटर में। मतलब अगर मैं x3 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लूं तो भी मेरे पास नीचे x की पावर 5 बनेगी, जिसे मैं x में इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तब हम दो चीजें यूज करते हैं नॉर्मली। या तो हम उसको t मानते हैं, फ्रैक्शनल पावर जो भी है, फ्रैक्शनल पावर का मतलब होल पावर में जब फ्रैक्शंस आते हैं 2/3, 1/4, 5/7 कुछ भी आ जाए, तो उसके अंदर जो पार्ट है उसको या तो t मानो, और अगर t नहीं माना जा रहा, t मान के मतलब डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है अगर, तो फिर हमारे पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि हमारे पास उस फ्रैक्शनल पावर में जो हाईएस्ट पावर कॉमन है x की, वो निकालेंगे। कैसे, समझो जरा, ये x4 + 1 की पावर 3/4 है। अब x4 + 1 में हाईएस्ट क्या कॉमन है, x की पावर 4, हाईएस्ट पावर x की क्या है, x की पावर 4 है, तो तुम्हें x की पावर 4 कॉमन लेनी है। तो मैं इसमें से x की पावर 4 कॉमन लेता हूं। जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, यहां क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन x की पावर 4।
ठीक है, और होल पावर में 3/4 ये तो है ही। अभी मैं होल पावर के अंदर ही कॉमन ले रहा हूं। अब ये 3/4 इंटू एक्स की पावर 4, ये क्या बचा, एक्स क्यूब, और 1 प्लस 1/x की पावर 4, ये 3/4। तो इसमें से अगर मैं x की पावर 4 कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास बचेगा। अब तुम बोलोगे यार इसमें तो क्या हुआ, ऐसा क्या खास सिंप्लीफाई हो गया, तो आप जरा ध्यान से देखो। इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब ये जो पार्ट है ना, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 1/x की पावर 4, 3/4। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बिकम्स x की पावर 5, 1 प्लस 1/x की पावर 4 dx। सो नाउ वी हैव डेरिवेटिव। अब हमारे पास डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, 1 प्लस 1/x4 का डेरिवेटिव है। देखो अगर मेरे पास x की पावर n है तो उसके डेरिवेटिव में x की पावर n-1 आता है, ऑब्वियसली n तो है ही है। लेकिन अगर 1/x की पावर n है ना, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, व्हेन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट 1/x की पावर n, तो इसके डेरिवेटिव में हमारे पास 1/x की पावर n+1 आती है। वो बात अलग है, न्यूमरेटर में -n भी आता है, पर कॉन्स्टेंट्स को हम ध्यान नहीं देते। तो अगर x की पावर n है तो उसको डिफरेंशिएट करने में x की पावर n+1 मतलब एक बड़ी पावर तुम्हें मिलती है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं 1/x4 को t मानता हूं तो उसके डेरिवेटिव में 1/x5 आएगा, जो कि मेरे पास बन चुका है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं 1 प्लस 1/x4 को t लूंगा। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ डिफरेंशिएट, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, इसका डेरिवेटिव आएगा -4 x की पावर -5, इजंट इट। x की पावर n-1 लगता है तो -4 -1 -5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू dt/dx। तो 1/x की पावर 5 dx को लिखेंगे -1/4 dt। तो यहां पर ये पार्ट हो गया t, और ये हो गया 1/x5 dx, ये बन गया -1/4 dt t की पावर 3/4। तो इसको मैं लिख लूंगा 1/t की पावर 3/4 है, t की पावर -3/4 dt। अब ऑब्वियसली t की पावर -3/4 का फर्दर इंटीग्रेशन तो तुम कर ही सकते हो, मुश्किल काम है नहीं। वंस यू हैव इंटीग्रेटेड फिर t की वैल्यू वापस से पुट कर देना 1 + 1/x4, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में दो चीजें ध्यान रखो, या तो सबसे पहले उसको t मान लो, ठीक है, t मान लिया, और अगर t नहीं मानते तो फिर उस केस में तुम उसमें से हाईएस्ट पावर x की जो है वो कॉमन लेने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा ऐसा एक और क्वेश्चन भी था पहले, देयर वाज वन सिमिलर क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स बुक ऑफ कोर, उसमें था x रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन था हमारे पास कि इस तरह क्वेश्चन था, इसको इंटीग्रेट करना था। अब तुम देखो फ्रैक्शनल रूट का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पावर ही तो है, तो ये रूट लगा मतलब फ्रैक्शनल पावर है, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं रूट में से एक्स स्क्वायर बाहर निकालूं, तो रूट में से अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो बाहर तो एक्स ही आएगा ना कॉमन लेकर। अब ए एक्स में से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा, a/x माइनस इसमें से एक्स स्क्वायर गया तो 1। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर x ही आया, क्योंकि रूट में से कॉमन ले रहे हैं, तो ये बनता है मेरे पास 1/x² रूट a/x माइनस 1। अब क्या करना है, a/x माइनस 1 को t ले लेना है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1/x² जनरेट हो चुका है। तो सिमिलर ही क्वेश्चन था। तो जहां भी फ्रैक्शनल पावर दिखे ना, तो दो चीजें ध्यान रखो, या तो पहले उसको t मान लो, अगर t नहीं मान पा रहे तो फिर उसमें से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने की कोशिश करो। अच्छा एक और चीज है कि इसमें जैसे a/x माइनस 1 को t मान रहे हो, तो तुम चाहो तो t की जगह उसे t² भी मान सकते हो। रीजन बीइंग कि भाई रूट है, रूट के अंदर t² होगा तो रूट हट जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा इंटीग्रेट करना कन्वीनियंट हो जाता है। तो तुम चाहो तो t² मान सकते हो, जरूरी नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1/x की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/3, फिर से फ्रैक्शनल पावर है, पर दो फ्रैक्शनल पावर्स है, तो t तो मानेंगे हम यहाँ पर, लेकिन अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्क्वायर रूट x की पावर हाफ मतलब रूट x,
और x की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ x। तो मैं चाहता हूँ कि भाई दोनों ही पावर्स हट जाए, तो मुझे x को क्या लेना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे x को लेना होगा t रेज टू पावर 6। अभी t रेज टू पावर 6 अगर मैं लेता हूं ना x को, तो इसका फायदा क्या है कि हाफ और 1/3 दोनों पावर्स एलिमिनेट हो जाएंगी। एक्चुअली व्हाट आई हैव डन, हाफ और 1/3 है तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 6, इसीलिए मैंने x को t की पावर 6 लिखा है। तो जैसे ही मैं x को t रेज पावर 6 लेता हूं, dx डिफरेंशिएट करने पर आता है 6 t रेज टू पावर 5 dt। एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो ये होगा 1 अपॉन t की पावर 6 पावर हाफ प्लस t की पावर 6 पावर 1/3 इंटू 6 t रेज टू पावर 5 dt। तो ये बनता है 6 t रेज टू पावर 5 अपॉन 6 की पावर हाफ t क्यूब प्लस 6 की पावर 1/3 t स्क्वायर एंड टेकिंग t आउट वी गेट t क्यूब अपॉन t प्लस 1, t स्क्वायर कॉमन लेकर काट दिया। अब मेरे ख्याल से आगे क्या करना है ये मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज हमने जो क्वेश्चन किया था ना आज, शायद 6-7 क्वेश्चन किया था, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2, ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1। तो आगे का काम तुम करो और ट्राई करो कि क्या आंसर आता है। हिंट दे देता हूँ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन टी प्लस 1 को यू ले लो, और अगर सब्सटीट्यूशन नहीं करना चाहते तो न्यूमरेटर में +1 -1 कर सकते हो, क्योंकि मुझे t प्लस 1 न्यूमरेटर में बनाना है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो हमें पहले डिग्री रिड्यूस करनी है। तो t क्यूब के साथ +1 -1 करोगे, फैक्टर बना के ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है log x का होल स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये किसका है, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन ये तो मोस्ट ऑफ द केसेस इजीली आइडेंटिफाई हो ही जाते हैं। अब अगर बाय पार्ट्स की बात करें तो भाई बाय पार्ट का रूल क्या है, बाय पार्ट्स का रूल है कि अगर हमारे पास uv है तो uv का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, एंड जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं ना, ये बाय पार्ट्स होता है। लेकिन uv मानने में ध्यान रखना पड़ता है कि u और v किसको लेना है, तो उसके लिए सिंपल रूल होता है, अप्लाइड वालों के लिए सिंपल रूल है लाए रूल। L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए, E हो गए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो जो पहले आएगा वो u है, जो बाद में आएगा वो v है। तो log x का होल स्क्वायर है, इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ कैसे, 1 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब log सबसे पहले आता है तो ये तो होगा मेरा u, ये होगा v, 1 होगा v। ठीक है, अब u इंटीग्रेशन v, तो मैं लिखूंगा log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये बनता है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इज 2 log x इंटू चेन रूल से log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, dx। अब ये x से x भी कट गया, अब मेरे पास बचता है 2 log x का इंटीग्रेशन। अब 2 log x का इंटीग्रेशन मुझे एक बार फिर से बाय पार्ट्स लगाकर करना पड़ेगा, तो ये आएगा मेरे पास x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये मेरा u हो गया और ये v हो गया एज यूजुअल। डायरेक्टली लिख लेते हैं अब, log x इंटू 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x इंटू 2 का इंटीग्रेशन 2x dx। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, पहला वाला मैंने करके दिखाया प्रॉपर, दूसरा वाला मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, वैसे तो साल का एंड है, मेरे हिसाब से अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c, ये मेरा आंसर निकल के आएगा। तो भाई इसमें हमें 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ा,
तो वैसे भी जिसमें है ना बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन में स्क्वायर पावर आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 2 बार बाय पार्ट्स लगता ही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर बाय पार्ट्स पहचानना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, तो इसलिए मैं बाय पार्ट्स वाले डायरेक्ट बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें थोड़े से कुछ और भी ट्विस्ट हो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार देखकर पता तो पड़ ही रहा है कि ये 100% पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर्स बन पा रहे हैं। पर ये क्वेश्चन मैंने अलग से इसलिए लिया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलतियां कर लेते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि सबसे पहले जब भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल मिले, सबसे पहले तुम्हें डिग्री देखनी होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से रिड्यूस्ड लेस होनी चाहिए। यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास है एक्स क्यूब और डिनोमिनेटर में भी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है। मतलब तुम पार्शियल फ्रैक्शन तब तक नहीं लगा सकते जब तक न्यूमरेटर की डिग्री रिड्यूस नहीं हो जाती। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिग्री को रिड्यूस करना है। अब ये कैसे करेंगे भाई? देखो, ये मेरे पास है एक्स क्यूब, ऊपर क्या है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 और नीचे है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स। हमारा मेन पर्पस है डिग्री रिड्यूस करना, और उसके लिए मैंने आसान तरीका क्या बताया है कि जो भी डिनोमिनेटर है ना उसको न्यूमरेटर में क्रिएट करो। मतलब नीचे अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स है तो ऊपर भी एक्स क्यूब माइनस एक्स बनाओ, वही का वही एक्सप्रेशन बनाओ। तो तुम इसको क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस 2x को लिखोगे माइनस एक्स प्लस 3x। माइनस एक्स प्लस एक्स कर दिया है तो प्लस 2x को लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 1, ये तो एज इट इज है ही। अब हमारे पास इसको अगर हम स्प्लिट कर लें, इफ वी स्प्लिट डाउन, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये तो 1 होगा, प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब तुम देख सकते हो डिग्री रिड्यूस्ड है तो अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन तुम अलग से करके दिखाओ पार्शियल फ्रैक्शंस के, कि भाई 3x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। और अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर तुम ए बी सी वैसे ही निकाल सकते हो, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया उसकी तरह ए बी सी निकालोगे और इसका इंटीग्रेशन अलग से एक्स के साथ लिखोगे प्लस सी में। तो ये एक्स इसमें एक्स्ट्रा आएगा जो तुमने जनरली, कई बच्चे जनरली मिस कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, डिग्री वाली चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जब तक तुम इसमें डिग्री रिड्यूस नहीं करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाओगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये गलती मत करना, प्लीज डोंट डू दिस। ठीक है, आई होप आगे पार्शियल फ्रैक्शन तो हम कर ही सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। तो अब अगला क्वेश्चन आते हैं, ये है 2x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन उसी की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होते हैं या होल स्क्वायर होते हैं। इसमें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 3 के फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं। तो हमें करना तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से है, पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होगी। किस तरह से, ये मैं पूरा करके दिखाता हूं कि हम लोग क्या करते हैं। लेट 2x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको लिखेंगे a अपॉन 2 माइनस एक्स एज यूजुअल, प्लस अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, ये है क्वाड्रेटिक, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म में न्यूमरेटर में सिर्फ b नहीं लिखते हैं, bx प्लस c लिखते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है कि जितनी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन होती है ना, पावर होती है ना, उससे एक कम पावर वाला हमारे पास पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में आना चाहिए। मतलब जैसे 2 माइनस एक्स है तो ये लीनियर है, इसकी डिग्री है 1, तो न्यूमरेटर मैंने एक कम डिग्री मतलब कांस्टेंट रखा है, इसमें डिग्री है 2, तो मैंने ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल रखा है bx प्लस c। 3 होती तो हम bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिखते हैं, और 2 3 वाले आएगा नहीं, उसके वैसे भी फैक्टर बन ही जाते हैं तो वो नहीं होगा। पर
अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाए तो bx प्लस सी ही लिखना है, ध्यान रखना गलती नहीं करेंगे, b नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा कि तुम्हारे पास जो इस क्वेश्चन है इस तरह के, इनमें bx प्लस सी जब तुम रखते हो ना, ये तभी रखना है जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो फैक्टर नहीं बन सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। लेकिन सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 9 होता तो उसके फैक्टर बन जाते हैं, x माइनस 3 एक्स प्लस 3, तो वहां फैक्टर बनाकर फिर लीनियर की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर फैक्टराइजेबल नहीं है तो फिर ही ऐसा करना है हमें, ठीक है। और एक और खास बात मैं पहले से हिंट देता हूं, तुम्हारे को बताता हूं कि अप्लाइड वाले स्टूडेंट्स के लिए इन क्वेश्चन में सी हमेशा 0 निकल के आएगा। अप्लाइड वाले स्टूडेंट्स के लिए सी यहां पर हमेशा 0 निकल के आएगा। रीजन बीइंग कि अगर सी तुम्हारा कोई नंबर हो गया, कांस्टेंट नंबर हो गया ना, तो अगर सपोज 5 हो गया तो 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन अप्लाइड वाले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल इंटीग्रल होता है tan इनवर्स का, जो कि सिर्फ कोर वाले ही कर सकते हैं, उनके कोर्स में, अप्लाइड वाले कोर्स में भी नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वैसे भी उन्होंने नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सी तो तुम्हारा 0 आएगा ही आएगा। करके देख लेते हैं। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 2 माइनस एक्स। तो अब मैं x की वैल्यू पुट करता हूं एक एक करके। पुट x इक्वल टू 2, सबसे पहले x की वैल्यू 2 डालते हैं। 2 डालेंगे तो ये आ गया 4 प्लस 3 7 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7, और ये तो 0 हो गया, तो मेरा a निकल के आया है 1, a तो निकल गया। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0, क्योंकि 0 पर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो 0 रखने पर 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस 3 प्लस b इंटू 0 इज 0, c इंटू 2 माइनस 0 इज 2। तो मैं इसमें a की वैल्यू 1 डालता हूं, तो 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इज 3 सॉरी प्लस 2c। अभी देखो 3 माइनस 3 कितना हुआ 0, और c कितना निकल के आया 0। मैंने पहले ही कहा था c 0 निकल के आएगा ही आएगा। नहीं आ रहा तो भैया अलर्ट हो जाओ, चेक कर लो, या तो वो सिलेबस में तुम्हारे क्वेश्चन ही नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है, या फिर तुमने गलती करी। चांसेस तो यही है कि c इक्वल टू 0 नहीं निकला है, तो तुम गलत कर रहे हो। चलो अब बचा तीसरी वैल्यू b बचा है अभी हमारे पास। अब मेरे पास x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं बची है जिसको डालने से कोई भी पार्ट 0 हो सके। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो 0 हो नहीं सकता, रियल नंबर्स में तो नहीं हो सकता। ये 0 कर लिया हमने, ये कर लिया, बाकी और कोई पार्ट नहीं है। तो अब हम x की वैल्यू आर्बिट्री अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख लेता हूं x की वैल्यू 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 5 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 3 4 प्लस b इंटू 1 प्लस सी, b प्लस सी इंटू 2 माइनस 1 इज 1। तो वैल्यू पुट करते हैं। 5 इज इक्वल्स टू 4, a तो 1 है ही ऑलरेडी, c 0 है, तो प्लस b, तो b निकल के आता है 1। बढ़िया क्वेश्चन है, a और b दोनों बड़े आसान आराम से निकले, 1 1 निकल गए। तो अब क्योंकि ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये a है मेरा, है ना, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो अब देखते हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये मेरा एक्सप्रेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल 2x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 विल बी a अपॉन 2 माइनस एक्स। तो a क्या है 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b है 1 इंटू एक्स प्लस सी, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो यह आएगा log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। ये ध्यान रखना है, नहीं भूलेंगे, 2 माइनस एक्स में x का कोफिशिएंट -1 है, तो ध्यान रखना होगा कि अगर ये 2 प्लस एक्स होता तो अपॉन में कुछ नहीं आता, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। लेकिन 1 अपॉन 2 माइनस एक्स के इंटीग्रेशन में log 2 माइनस एक्स अपॉन -1 होगा। ये चीज़ मैंने अपने इंटीग्रेशन के जो सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो है उसमें ये चीज़ डिस्कस करी थी कि क्यों हम ऐसा करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का उल्टा काम कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2 माइनस एक्स का, तो इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है,
अपॉन में होगा, वहां मल्टीप्लाई होता है, या डिवाइड हो जाएगा। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 में मैं इसको इजी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ऊपर डेरिवेटिव बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को t मान लूंगा, t मानूंगा तो 1 अपॉन टी बन जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आएगा हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। तो ये जब एक्स स्क्वायर प्लस 3 आए तो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करें इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। मैं थोड़े थोड़े ऐसे क्वेश्चन ही कराऊंगा जो थोड़े अलग भी हैं। अब ये देखें 2x क्यूब ई रेस्ट फॉर एक्स स्क्वायर, तो इसमें से ज्यादातर लोग देखते ही बोलेंगे भाई बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। बिल्कुल बाय पार्ट्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन एक थोड़ी सी चीज सोचो, अगर बाय पार्ट्स लगाओगे तो तुम जब u v मानोगे तो ये u मान लोगे और ये v मान लोगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा v बनता है। तो जब इसको v मानोगे तो मुझे तो ये बताओगे कि पहले e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x है, पर e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है ना। तो जो v है ना वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो इजीली इंटीग्रेबल हो। तो क्योंकि e रेज फॉर एक्स स्क्वायर इजीली इंटीग्रेबल नहीं है, तो पहले हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हर चीज सोच समझ के करो, जल्दीबाजी किसी क्वेश्चन को करने में मत करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो फंक्शन है ना इसको मैं लिखूंगा 2x क्यूब को 2x इंटू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। अगर किसी को लग रहा है भैया क्या ही हो रहा है, तो भाई देखो एक्स स्क्वायर को मैं एक्चुअली टी मानना चाहता हूं ताकि वो स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाए, और जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर को टी मानूं तो मुझे उसके साथ 2x चाहिए डेरिवेटिव ताकि वो dt में कन्वर्ट हो सके। तो मैं यहां पर एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा तो 2x dx बिकम्स dt। तो भाई ये 2x dx ये तो dt में जाएगा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर की जगह t e रेज टू पावर t dt। नाउ यू कैन यूज बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स यूज करो तो ये हमारा u होगा, ये v होगा, u इंटीग्रेशन v तो t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u। अच्छा यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, चलो मैं ये पूरा करके बताता हूँ क्योंकि यहाँ कुछ गलती होने के चांस होते हैं। हम लिखते हैं t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, ध्यान रखना dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, जब u लिखेंगे ना तो d बाय dt लिखना है हमें, d बाय dx मत लिखना, बिकॉज द फंक्शन इज नाउ इन टर्म्स ऑफ d, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ओनली, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t। यहाँ कुछ बच्चे कर देते हैं ऐसा कि d बाय dx लिख देते हैं, वो नहीं, ध्यान रखें इस चीज का। तो t e रेज टू पावर t माइनस 1 इंटू e की पावर t, e की पावर t तो ये आ जाएगा प्लस c, तो e रेज टू पावर t t माइनस 1 प्लस c। अब वैल्यू डाल दो, क्या माना था भाई तुमने, एक्स स्क्वायर को t माना था, तो ये मेरा आंसर निकल के आ जाता है, दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखो बाय पार्ट्स जो दिख रहा है ना सीधा सीधा, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रख के करो कि भाई जब इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये भी पहले से सोच के रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है x e रेज पर x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ सी, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें e रेज टू पावर x के साथ तुम्हारे पास 2-3 टर्म्स आ रही है प्लस माइनस सॉर्ट ऑफ, तो फिर वो क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें हम फॉर्म लगाते हैं, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो e रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में है, तो इसका जो आंसर है वो हमेशा e रेज टू पावर x एफ एक्स निकल के आएगा। मतलब अगर मेरे पास e रेज टू पावर x के साथ log x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो इजंट इट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, उसका डेरिवेटिव भी तो है। मेरा आंसर क्या है, e रेज टू पावर x log x। अगर सपोज करो मेरे पास है क्वेश्चन कि भाई e रेज टू पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अगेन यू कैन सी इट इज एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, e रेज टू पावर x एफ एक्स। अच्छा, e रेज पावर x एफ एक्स में बाय पार्ट्स लगाओगे तो यही आएगा ना। बाय पार्ट्स का जो कंप्लीट मेरा वीडियो इंटीग्रेशन था उसमें मैंने ये पूरा डिस्कस किया, निकाल के दिखाया है, ये तुम्हें रूल की तरह भी ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में काम आता है।
तो अगर e रेज टू पावर x के साथ अगर हमारे पास fx प्लस एफ डैश एक्स है तो बहुत आसान है, नहीं है तो हम fx प्लस एफ डैश एक्स बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। जैसे यहां मुझे fx प्लस एफ डैश एक्स नहीं बनता हुआ दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो x है मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 2 प्लस नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता तो मैं प्लस 2 माइनस 2 कर देता। अब इसका फायदा क्या है, तो भाई देखो इसका फायदा देखते हैं हम, ये e रेज टू पावर x तो अलग रखूं, अब 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इजंट इट नाउ fx प्लस एफ डैश एक्स, देखो आंसर क्या है, e रेज टू पावर x fx, ये मेरा आंसर निकल के आएगा। तो अगर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तुम इसको डायरेक्टली इसी तरह से 2 स्टेप 3 स्टेप में ही कर सकते हो, ठीक है, बस ये फॉर्म याद रखने वाली चीज है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है लेकिन मैं हर बार कुछ न कुछ तो चेंज रखूंगा ही। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है e रेज टू पावर 2x, देन वी हैव 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। तो यहां पर e रेज टू पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स लगाने के लिए पहली चीज क्या है कि e की पावर में x होना चाहिए, 2x नहीं, यहाँ पर मेरे पास 2x है। तो पहला काम जो मुझे करना है ना, सबसे पहले मुझे उसको e रेज पावर t में कन्वर्ट करना है ताकि वो फॉर्म बन सके। तो मैं 2x को लूंगा t, तो dx क्या आएगा, हाफ dt बाई 2 dx हो गया तो हाफ dt आ गया। तो मैं इसको चेंज करता हूं e रेज टू पावर t 1 अपॉन x, तो अब x की जगह क्या रखना है, x की जगह मुझे रखना है t अपॉन 2। तो जैसे ही मैं x की जगह t अपॉन 2 रखता हूं ये बन जाता है 2 अपॉन t माइनस 1 अपॉन 2, इसकी जगह भी देखो मैं t अपॉन 2 रखूंगा तो t स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिलता है e रेज टू पावर t 2 अपॉन t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर, तो बन गया ना एफ टी प्लस एफ डैश टी, अपनी टी में है तो एफ टी प्लस एफ डैश टी बन गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, ई रेज टू पावर टी इंटू 2 अपॉन टी। अब लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन था तो मुझे इंटरवल तो चेंज करनी ही पड़ेगी। तो इंटरवल में कैसे चेंज करूंगा हमेशा की तरह, तो मैं इंटरवल चेंज करने के लिए 2x इक्वल टू टी को पिक करता हूं। x की वैल्यू एक बार 1 है और x की वैल्यू एक बार 2 है, 1 और 2। जब x की जगह 1 रखूं तो t क्या आ रहा है 2, x की जगह 2 रखूं तो t क्या आ रहा है 4। तो मेरी इंटरवल रहेगी 2 से 4, इंटरवल 2 से 4, फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e रेज टू पावर 4 इंटू 2 अपॉन 4 माइनस e रेज टू पावर 2 इंटू 2 अपॉन 2। तो ये आ गया e रेज टू पावर 4 अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर इज द आंसर। ई स्क्वायर कॉमन ले लो या ऐसे भी छोड़ो तो ठीक है, इट इज ओके। तो ध्यान रखने वाली चीज है कि e रेज पावर 2x है तो भाई पहले उसको e रेज पावर t बनाओ, 2x को t लो उसके बाद ही ये रूल लगेगा, सॉरी e रेज पर t के बाद ही ये रूल लगेगा, e रेज पर 2t में नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा और अलग है क्वेश्चन कि 1 अपॉन ये है log ऑफ log x माइनस प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर है। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो हमारे पास ये e रेज टू पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स बनाने का एक चांस होता है। कैसे कि अगर मेरे पास e रेज टू पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स बन जाएगा तो मैं उसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ। अब तुम कहोगे भाई log x का क्वेश्चन है, इसमें e रेज टू पावर x कहीं दिख भी नहीं रहा दूर दूर तक, तो कैसे ये फॉर्म बन जाएगी। तो भाई बनानी पड़ेगी हमें फॉर्म। कैसे पता पड़ेगा कि ये फॉर्म बनानी है, जब तुम्हारे पास किसी क्वेश्चन में 2-3 log x एक साथ हो ना प्लस माइनस में इस तरह से, तो ये बनने के चांसेस होते हैं। कैसे, log x को मान लो t, अब इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा e की पावर t इज इक्वल्स टू x। भाई लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ना कि भाई 2 क्यूब अगर 8 हो तो इसको log में लिखना है, तो log में कैसे लिखते हैं, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3। मतलब log को अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो 2 की पावर 3 को 8 लिखते हैं,
तो अगर मैं log ऑफ x को t ले रहा हूं तो e की पावर t जो है वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो हम लोग यहां पर ऐसे लिख देंगे। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो e रेज़्ड पावर t dt इक्वल टू dx। तो नाउ ये हो गया मेरे पास log ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, भाई log x की जगह t रखा हूं और dx की जगह e रेज़्ड पावर t dt। तो बन गया ना e रेज़्ड पावर t fx प्लस f डैश x जैसी फॉर्म, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि log t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है और log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी होता है, 1 अपॉन टी स्क्वायर नहीं होता। तो फिर से एफ टी प्लस एफ डैश टी बनते बनते रह गया। अब बनाना पड़ेगा हमारे को इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसी फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे भाई, log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन टी होता है। क्लियरली मेरे पास 1 अपॉन टी प्लस का 1 अपॉन टी होना चाहिए, नहीं है। 1 अपॉन टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, 1 अपॉन टी स्क्वायर डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन टी का, वो भी मेरे पास नहीं है। तो क्या चीजें मिसिंग है, एक तो प्लस का 1 अपॉन टी, एक माइनस का 1 अपॉन टी। बहुत अच्छा है, प्लस का 1 अपॉन टी और माइनस का 1 अपॉन टी मिलके जीरो बनाते हैं। मतलब ये जो मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन है, मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिख दूंगा log t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी कर दिया। अब देखो ये हुआ एफ टी और ये एफ डैश टी, इजंट इट। इसका डेरिवेटिव ये है, देखो log t का 1 अपॉन टी और माइनस 1 अपॉन टी का 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये बन गया एफ टी प्लस एफ डैश टी। तो मेरा आंसर आता है e रेज़्ड टू पावर t log t माइनस 1 अपॉन टी, e रेज़्ड टू पावर t एफ टी प्लस c। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो e रेज़्ड टू पावर t की जगह क्या लिखूंगा, x, log t की जगह पर log ऑफ log x माइनस 1 अपॉन टी की जगह 1 अपॉन log x प्लस c। ये मेरा आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश तो इस चैप्टर के अंदर यही करी है कि भाई मैं सारे तरह के क्वेश्चन एक बार टच तो कर सकूं, प्लस थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए। ये मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से अलग क्वेश्चन भी हैं। तो डू दीज क्वेश्चंस केयरफुली एज वेल एज अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा ट्रिकी है तो यू कैन राइट दैट क्वेश्चन इन कमेंट्स। आई विल श्योरली ट्राई टू मेक द वीडियो इन द कमिंग डेज बिफोर एग्जामिनेशन ऑब्वियसली, है ना। बार भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।